पाइल्स। पाइल्स को हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। तो आज ये है क्या, इसका पूरा डिटेल हम लोग नॉलेज लेंगे कि कौन सा इंटरनल होता है, कौन सा जो एक्सटर्नल होता है, और पेशेंट किन किन कंडीशन से गुजर रहा होता है, वो आज हम लोग इसको समझेंगे। तो पाइल्स है क्या, तो आप समझिएगा, पाइल्स इज a hemorrhoid with a malady influencing the butt centric area. The veins in the rectal region swell because of the stagnation of blood. The swollen veins cause pain, tingling and inconvenience while passing stool, sitting, standing and stalling. यानी हमारा जो बट सेंट्रिक एरिया है वो प्रभावित हो जाता है, और वहां पर कुछ ना कुछ स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड इकट्ठा होने से वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और किन चीजों में आती है? स्टूल पास करने में, बैठने में, खड़े होने में और टहलने में। ये सारी प्रॉब्लम होती है हमारे बट सेंट्रिक एरिया में। भैया स्क्रीन में प्लीज मत लिखिए। In a few patients there might be draining while passing stool. कुछ पेशेंट में क्या होता है, जब स्टूल पास करने जाते हैं तो वहां पर ब्लड भी आता है। The piles might be inward and outward relying on the area of the veins. ये जो हमारी वेन्स होती है इसके इनवर्ड्स यानी अंदरूनी जगह पे और बाहर के जगह पे भी ये हो सकता है। The point when the issue is serious, the piles might distend from the rectum and might need to be pushed back physically. रेक्टम यानी मान के चलिए हमारा, जहां पर रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय, जहां पर हमारा मल इकट्ठा होता है उसको हम लोग मलाशय बोलते हैं। तो होता है क्या कि कुछ समय में वहां का कुछ पार्ट बाहर निकल आता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कभी कभी उसको हाथ से फिजिकली यानी उसको हम लोग अंदर करते हैं। क्योंकि जरा मैं जो लोग पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। यानी पाइल्स, इसको फिर से हम लोग क्लियर करते हैं कि हमारा जो बट सेंट्रिक एरिया है वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किस कारण से होती है? स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड के इकट्ठा होने से, और वहां पर स्वेलिंग भी आ जाती है हमारे वेन्स में। और स्वेलिंग होने के कारण होता क्या, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है, लगातार बैठे रहने में प्रॉब्लम आती है, खड़े होने में प्रॉब्लम आती है और वॉक करने में प्रॉब्लम आती है। या और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, torment might keep going for a quite in the wake of passing. हम स्टूल को पास करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इचिंग होना और बहुत ज्यादा मान के चलिए पेन होना, ये सारी प्रॉब्लम होती है पाइल्स के कारण। और पाइल्स दो तरीके का होता है, तो इनवर्ट्स हो गया, दूसरा आउटसाइड हो गया हमारे वेन्स के। और जब ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो जाती है तो उस दौरान होता क्या कि कुछ पार्ट हमारे रेक्टम से बाहर निकल आता है, और कभी कभी उसको क्या करना होता है, उंगली से अंदर भी करना होता है। उसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो पाइल्स का समझ लीजिए मोटा मोटा हमारे रेक्टम से रिलेटेड है, हमारे बट सेंट्रिक एरिया से। पाइल्स की अगर बात करें, दो तरीके का पाइल्स होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर जो रेक्टम है और नीचे आपका देख रहे हैं ये बट सेंट्रिक एरिया है। और बट सेंट्रिक एरिया में आप देखेंगे कि एक दो तरीके का जो है पाइल्स है। एक तो आपका इंटरनल होमोराइड्स है, जो हमारे रेक्टम में आप देख रहे हैं ब्लू कलर का बड़े से गांठ निकला हुआ है, और नीचे आप देखेंगे ये हमारा एक्सटर्नल होमोराइड्स। एक्सटर्नल और ये बाहर हमारे एनस की दीवारों पे हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें, कभी कभी जेनेटिक के कारण होता है और कभी कभी कब्ज के कारण होता है कि जब इस पे चोट लग जाती है, इस पे दबाव पड़ जाता है, तो ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं इनमें ब्लड भर जाता है। और जब ब्लड भर जाता है तो ये बड़े आप देख रहे हैं राइट साइड में, जिसपे मैं माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ, इसमें जो है ब्लड इकट्ठा होने के कारण ये बड़ा हो जाता है और इसी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जब इस पे खरोच लगती है, इस पे दबाव पड़ता है, और कभी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने पे, लगातार एक जगह बैठे रहने पे इस पे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक इंटरनल होमोराइड है, दूसरा एक्सटर्नल होमोराइड है। एक्सटर्नल होमोराइड में क्या होता है? स्टैग्नेशन, ये टोटल मान के चलिए ब्लड इकट्ठा होने की वजह से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कारण क्या है कि पाइल्स होता क्यों है? तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन
यानी हमारे जो जेनेटिक के कारण होता है कि वीक रेक्टल वेन्स, हमारी रेक्टल की जो वेन्स होती हैं वो वीक होती हैं। पुअर मसल टोन इन द रेक्टल रीजन, वही हमारा जो मसल है वहां पर जो रेक्टल का जो रीजन है वहां पे प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज का जिस प्रकार से हम लोगों का खान पान है, हम देख रहे हैं कि हमारे खाने से फाइबर मिसिंग है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ओबेसिटी उम्र के कारण आती है, मोटापे के कारण आती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लगातार एक ही जगह पे बैठे रहने पे प्रॉब्लम आती है। क्रॉनिक कफ की अगर गंभीर समस्या है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा गया कि ये प्रॉब्लम आती है। ओवर यूज ऑफ लेक्सेटिव एंड इनमास, लगातार किसी भी लेक्सेटिव यानी पेट साफ करने वाले दवाओं का प्रयोग करने से पाइल्स हो सकता है। लिफ्टिंग हैवी वेट्स हैबिचुअली, बहुत ज्यादा वेट उठाने से ये प्रॉब्लम आती है। ओवर यूज ऑफ लेक्सेटिव, मैं लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, इस पे हमारा कॉन्स्टिपेशन का भी आ जाए। कोई भी पेट साफ करने की दवा रेगुलर नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिपेशन पाउडर ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि पाइल्स में भी अगर बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ पाइल्स, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा है। एक है आपका इंटरनल पाइल्स, दूसरा है आपका एक्सटर्नल पाइल्स। Internal piles are usually not painful, but these bleed when they are irritated, such as during the passing the hard stool. They are can be classified into 4 grades. यानी इंटरनल पाइल्स क्या होता है, ये मतलब अंदर की तरफ होता है, और होता क्या, इसमें ब्लड कब आता है, जब ये इसको खुरेचा जाता है स्टूल पास करने के दौरान, और ये तब होगा जब आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी। और इंटरनल पाइल्स में भी 4 ग्रेड होते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे एक्सटर्नल पाइल्स, प्रेजेंट एज आउटसाइड द एनस, इट क्रिएट इरिटेशन है। और इस इरिटेशन और दिस कैन बी पेनफुल समटाइम एंड यूजुअली नॉट बिन, ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है, लेकिन जनरली इससे ब्लड नहीं आता है। तो अगर समझ लीजिए, जब अगर किसी को ब्लड आता है और तो उसको इंटरनल पाइल्स होता है, और एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लड नहीं आता मगर खुजली बहुत होती है, और जनरली इसमें ब्लड होने की संभावना कम होती है। अब इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, 4 तरीके का पाइल्स होता है, जिसमें भी ग्रेड डिसाइड है। अब ये देख लीजिए, आपका इंटरनल होमोराइड्स है, और ये बाहर वाला का एक्सटर्नल होमोराइड्स है। और जितना भी मान के चलिए चलने फिरने बैठने में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खुजली होना, ये एक्सटर्नल होमोराइड्स में ज्यादा होता है। इंटरनल होमोराइड्स में मोस्टली जल्दी ब्लड आ जाता है। अब इंटरनल होमोराइड्स में भी 4 ग्रेड में बांटा गया, इसको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो आज हम लोग इन ग्रेड को कैटेगराइज कर लेंगे। पेशेंट से हम लोग पूछ लेंगे कि आपको किस ग्रेड का कैन नॉट बी सीन और फेल्ट फ्रॉम, बाहर से देखा नहीं जा सकता। अंदर क्या होता है कि हमारे एनस की जो hemorrhoid is partially pushed out from the anus when you go to the toilet, but quickly retracts back inside the, तो हर हमारा जो इकट्ठा होता है, और जैसे ही हम स्टूल पास में क्या होता है कि कुछ पार्ट हमारा जो है ये इसी होमोराइड्स का शॉर्ट that hand from the anus, however they can be pushed back inside the anus with finger। यानी जब हम स्टूल पास करने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो कुछ पार्ट हमारा होमोराइड्स का बाहर निकला हुआ होता है, और इसको हम लोग फिंगर से अंदर कर देते हैं, तो ये अंदर चला जाता है। यानी ग्रेड 3 और बड़े पार्ट में आ गया। अब ग्रेड 4 की अगर बात करें, ग्रेड 4 में यही जो स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है, ये बाहर निकला हुआ होता है, इसको हम लोग फिंगर से अंदर करेंगे भी तो ये जाएगा नहीं, यानी ये बहुत पुराना पाइल्स हो चुका है। इसको हम लोग 4th डिग्री होमोराइड्स होते हैं। मोस्टली इस केस में लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करा लेते हैं।
या ऑपरेशन भी अगर देखा जाए तो क्षार सूत्र के द्वारा होता है, या बहुत सारे लोग एक इंजेक्शन आता है उसको लगाते हैं जिससे पार्ट कट के निकल जाता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। अब इसको हम लोग फिर से समझ लेंगे। हेमोराइड्स का जो ग्रेड 1 है इसमें पता नहीं चलता, लेकिन अंदर अंदर कुछ पार्ट होता है। सेकंड केस में क्या होता है, जब हम स्टूल पास करने जाते तो वही पार्ट जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्टूल पास करने के दौरान बाहर निकल आता, फिर तुरंत ही अंदर चला जाता है। सेकंड थर्ड केस में क्या होता है कि खुद से अंदर नहीं जाता है, इसको हम लोग फिंगर से अंदर कर देते हैं तो ये अपनी जगह पे स्थित हो जाता है। ग्रेड 4 में क्या होता है, चाहे आप जितनी माथा पच्ची कर लीजिए, ये पार्ट बाहर निकला रहता है और ये अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? इंटरनल पाइल्स क्या है और एक्सटर्नल पाइल्स क्या है, और इंटरनल पाइल्स के लिए जो फोर्थ ग्रेड है, और हर ग्रेड में कौन से ग्रेड में पाइल्स चाहिए हम पेशेंट से पूछ के उससे जानकारी लेके हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम क्या, सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ पाइल्स, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लेंट एंड जनरल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पाइल्स आउटसाइड द एनस, दिस यूजुअली अगर आफ्टर डिफिकेशन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड अनयूजुअल फिजिकल एक्सर्शन। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमारा एनस है, एनस के आउटसाइड में एक न एक सूजन सी बनी रहेगी। दिस यूजुअली अगर आफ्टर डिफिकेशन, और ये तब होगी जब आप स्टूल पास करने जाएंगे या लगातार किसी एक जगह पे करेंगे, और अनयूजुअल फिजिकल एक्सर्शन, और कभी अनयूजुअल फिजिकल एक्सर्शन मतलब ज्यादा पड़ेगा, और जो यूजुअल नहीं होगा यूजुअल होगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, दिस कैन अकर बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर स्टूल, यानी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी स्टूल करने के दौरान, स्टूल करने के पहले और उसके बाद में भी। दिस विल बी ब्राइट रेड ब्लड, नॉट यूजुअली मिक्स्ड विद द स्टूल बट ऑफन सीन द टॉयलेट पेपर। ये ऐसा ब्लड होगा जब स्टूल पास करेंगे तो उस दौरान तो नहीं होगा, मगर ये टॉयलेट पेपर में कहीं ना कहीं आएगा आफ्टर पासिंग द स्टूल। सोरनेस, पेन, क्या साउंड प्रॉब्लम आ रही है? क्या साउंड प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, सबको तो क्लियर। एक बार संतोष सर अपना चेक कर लीजिएगा। सोरनेस, पेन, इचिंग इन द एनल रीजन, ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस आफ्टर पासिंग स्टूल। स्टूल को पास करने के बाद क्या होगा, इचिंग होगी, दर्द होगा, और कभी कभी ब्लड भी आने की संभावना होती, तो समझ जाइए ये पाइल्स हो गया है। पेन लाइक बर्निंग, सोरनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग स्टूल, भयंकर जलन होना स्टूल पास करने के बाद, तो समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है। ए लंप हैंगिंग डाउन आउटसाइड द एनस विच में नीड टू पुश बैक आफ्टर पासिंग स्टूल। लंप का मतलब वही आपका स्टैग्नेशन, ब्लड का इकट्ठा होना। हैंगिंग डाउन आउटसाइड द एनस, एनस के बाहर निकल के उसको लटकना, ये और स्टूल पास करने के बाद उसको अंदर कर देना, तो समझ लीजिए ये सिम्टम है पाइल्स का। सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग डाउन और ए बल्ज और लंप एट द एनस, कुछ ऐसा महसूस होना कि हमारे जो एनस है उससे कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, तो समझ लीजिए ये पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, तो एनोस्कोपी के द्वारा, फ्लेक्सिबल सिग्मोडोस्कोपी के द्वारा, कोलोनोस्कोपी के द्वारा, सीपीपी का मतलब कंप्लीट ब्लड पिक्चर के द्वारा, फोटोस्कोपी के द्वारा, कोगुलेशन प्रोफाइल के द्वारा हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। जनरली अगर बात करें, आजकल लोग इतना जागरूक हो चुके हैं कि उनसे अगर थोड़ा सा भी बातचीत करते हैं उसका हम लोग पता कर लेते हैं, ब्लड तो नहीं आ रहा, जलन तो नहीं हो रही, जिसके द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं कि पाइल्स है या नहीं है। अब ट्रीटिंग पाइल्स सर्जरी इज नॉट एडवाइजेबल। अब यहाँ पर अगर बात करें, एलोपैथ में अगर जाते हैं लोग तो वहां पे सर्जरी रिकमेंड की जाती है, और जबकि बहुत सारे लोग सर्जरी कराने के बाद भी आप नोटिस करेंगे उनको पाइल्स हुआ, और सर्जरी कराना बहुत महंगा भी पड़ता है और पूरी तरह से रिलायबल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है कि आप देखेंगे सर्जरी कराने के तुरंत बाद भी उनको पाइल्स हो गया। तो इसके लिए अगर बात करें तो एलोपैथ का सहारा लेना चाहिए सभी लोग को, एलोपैथ के द्वारा, और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके पाइल्स को पूरी तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं।
अब कैसे पाइल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें लाइफ स्टाइल तो अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजों को अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे तो कभी पाइल्स नहीं होगा। पाइल्स इफ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। फॉलो द टिप टू प्रिवेंट पाइल्स। अगर किसी को पाइल्स हो चुका है या होने की संभावना है तो इसको जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इस बीमारी को बहुत दूर तक ले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेड 1 में है उसको ठीक नहीं किया तो ग्रेड 4 में जाएगा। उस दौरान आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी फूड हैबिट। ये होता कैसे कि जब हम लोग की लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है तब ये होने की संभावना होती है। और मोस्टली अगर बात करें जब हम लोग का फूड हैबिट वो बिगड़ जाता है तो आप देखेंगे तब ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंक्रीज इनटेक ऑफ, इसके लिए क्या करना है कि हमें अपने खाने में जूस एंड वाटर ज्यादा इस्तेमाल करना है। और हाई फाइबर डाइट, फाइबर हमारे खाने में जरूर होना चाहिए। हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए जिसके कारण हमें मल त्याग में प्रॉब्लम ना हो। हमारा पूरा जितना भी आप देख रहे हैं रेक्टम से जितना भी प्रॉब्लम है वो आउट हो जाएगी। फाइबर अगर है, जितना भी मल होगा वो भी पूरी तरह से आउट हो जाएगा इसी फाइबर के द्वारा। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको पर डे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिट इन द वार्म वाटर टब फॉर मिनिमम 10 मिनट्स। आप क्या करिए, अगर आपको लग रहा है या किसी पेशेंट को लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकता है, हो रही क्या, क्योंकि उसको इचिंग और कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होना, ब्लड आना, ये सारी प्रॉब्लम उसको समझ में आ जाएगी। तो क्या करना, 10 मिनट के लिए आपको वार्म वाटर टब में बैठना शुरू कर देना चाहिए। ईट मोर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए खान पान की। इसको अगर आपने इंटेक कर लिया तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो होगी बॉडी की वो भी आउट हो जाएगी। और अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, जितने भी लोग पैकेट बंद भोजन कर रहे हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। कंट्रोल योर वेट, बहुत सारे लोग जिनका ओवर वेट है तो ये आप देखेंगे ये चांसेस होते हैं। तो ओवर, अपने वेट को कंट्रोल करना, अपना बीएमआई मेंटेन करके चलना है। अवॉइड टू मच ऑफ एल्कोहल, जो लोग एल्कोहल ले रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में उसको नहीं लेना। स्मोकिंग को छोड़ देना है। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर, एक ही जगह पे लगातार बैठने वाले लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होते देखी गई है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में क्या चलना है, वॉक करना है, थोड़ा बहुत हाथ पैर घुमाना है, और एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठना है। अवॉइड लेट नाइट शिफ्ट और नाइट शिफ्ट जॉब। आपको क्या करना है कि नाइट शिफ्ट की जो जॉब है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप नाइट शिफ्ट करके आते हैं तो सबसे ज्यादा आपका जो असर होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम बहाना शुरू कर देना है, जिसके लिए हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी करना है, लाइक मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, योगा एंड सम मस्ट टू प्रैक्टिस। अब तक क्या सभी को क्लियर है कैसे पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं? तो अपने खाने में फाइबर इनटेक कर लेना है, और अगर मैं प्रोसेस्ड फूड बाहर का ज्यादा खा रहा हूँ उसको अवॉइड करना है। अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहा हूँ तो उसको हमें छोड़ना है। अब बात करते हैं हम लोग किस कंक्लूजन, तो ये एक प्रकार से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। इफ यू आर मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट, नो symptom. There is helping in fourth grade where it does not go inside the first and third advice. Ayurvedic treatment can manage. अगर ग्रेड 1 से लेकर तक आ चुका है तो कोशिश करना है कि ग्रेड 1 में ही हमें इसे ठीक करना शुरू कर वो लेना, क्योंकि ग्रेड 4 में पहुंच गया तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। तो हमें करना है आज ही लाइफ स्टाइल, भैया हमसे नोटरी करा लीजिए, अगर नहीं सही हुआ तो डबल पैसा देंगे। आज उन लोगों का भी हम लोग टेस्टिमोनियल जाने, क्योंकि वो उनका कॉन्फिडेंस, उन्होंने ना जाने कितने लोगों का पाइल्स सही कर दिया है, और सही करने के बाद ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हुआ है। तो हम जानते हैं कि ब्राइट फ्यूचर का क्या सोल्यूशन है इस पाइल्स में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी का, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स ब्राइट फ्यूचर की बास्केट में डाले। और जो आज लाइफ स्टाइल डिसीज है, जैसे जिसके बारे में आज हमने समझा, पाइल्स, जब किसी को पाइल्स होता है तो लोग बता भी नहीं पाते हैं और वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो ये पाइल्स का सोल्यूशन ब्राइट फ्यूचर ने जो दिया है बहुत ही शानदार है। तो इसके लिए हमें क्या क्या देना है, तो इसके लिए हमें देना पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप, कॉन्स्टिपेशन पाउडर और एंटीबायो टैबलेट और गैनोडर्मा टैबलेट।
अब हम बात करते हैं कि पाइलॉक्स किट। तो पाइलॉक्स किट में आप नोटिस करेंगे इसके अंदर एक क्रीम है और 60 का टैबलेट है। तो पाइलॉक्स किट में जो क्रीम है उसको कैसे टेक करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाप से सिकाई करनी है। भाप से सिकाई का मतलब आप क्या करिएगा, बाल्टी में गर्म पानी डाल लीजिएगा, उसी के ऊपर थोड़ी देर बैठना है। जब होगा क्या, जब आप थोड़ी देर बैठेंगे तो उससे आप देखेंगे कि वहां की सफाई हो जाएगी और उस पर भाप लगी। उसके बाद उस जगह को पोंछने पाछने यानी क्लीन करने के बाद आपके अंदर जो इस किट के अंदर जो क्रीम है उसको अप्लाई कर लेना है। और ये प्रोसेस सुबह और शाम दोनों समय करना है और क्रीम ऐसे लगानी है कि वो पूरा अंदर तक चली जाए। और इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि एक टैबलेट पड़ी हुई है। टैबलेट सुबह उठ के एक कैप्सूल खाली पेट और शाम में खाली पेट आपको पाइलॉक्स की कैप्सूल लेना है। और उसके बाद पाइलॉक्स का सिरप 10 से 15 मिनट के बाद पाइलॉक्स का सिरप 10 ml सुबह, 10 ml इन द इवनिंग, और ये भी खाली पेट लेना। इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और एक डब्बा अगर बात करें पाइलॉक्स सिरप का, वो 15 दिन चलता है, यानी महीने में 2 डब्बे पाइलॉक्स सिरप के लगेंगे। और कॉन्स्टिपेशन पाउडर, कॉन्स्टिपेशन पाउडर की अगर बात करें, इसको रेगुलरली नहीं देना है। ये तब देना है जब कब्ज की प्रॉब्लम होना शुरू हो। इसको अगर हम लगातार इंटेक कराना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कि कोई भी लेक्सेटिव आप लगातार प्रयोग नहीं करना है। पेट साफ करने की जितनी भी मार्केट में दवा आ रही है, चाहे वो पेट साफ हो या कोई भी ब्रांड हो, आपको लगातार नहीं लेना। इसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि आपको कि आपके पेट में कब्ज बन रहा है, स्टूल टाइट हो रहा है, ब्लैक कलर का हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तब ये लेना है कॉन्स्टिपेशन। अदरवाइज आप फाइबर का खूब इस्तेमाल करिए। फाइबर जितना आप इंटेक करेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंटीबायो टैबलेट एंड सिरप, एंटीबायो टैबलेट और सिरप का भी प्रयोग करना है और साथ में गैनोडर्मा टैबलेट भी देना है। ये अगर आपने 4 चीजें कॉम्बो बना के दे दी और पेशेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया, तो मैं बता रहा हूं ये प्रोडक्ट धमाल मचाता है। और कितना भी इंटरनल पाइल्स हो, ब्लड वाला पाइल्स हो, आप देखेंगे 5 से 15 दिन के अंदर उसका ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाता है। कुछ केसेस में अगर ग्रेड 4 में पहुंच चुका है पाइल्स तो टाइम भी लगता है। और रेगुलरली इसका 3 to 6 मंथ आप चला दीजिए, आप देखेंगे कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व हो जाएगी। और दोबारा पाइल्स ना हो तो उसके लिए वही जो मैंने प्रोसेस बताया कि लाइफ स्टाइल को सही करना है, प्रोसेस बंद फूड नहीं खाना है। ये सारी चीजें जब आप पेशेंट को बोल देंगे कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करो, खाना खाने के बाद पानी मत पियो, खाने में फाइबर इंटेक करो और दिन में कई बार जूस और ये सारे लिक्विड आइटम इंटेक करो, तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ तक रही पाइल्स की ट्रेनिंग। क्या सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज फिर हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। क्या सभी लोग को क्लियर है? इसको डायरी में नोट कर लीजिएगा कि पाइल्स 2 तरीके का होता है। इंटरनल पाइल्स होता है, एक्सटर्नल पाइल्स होता है। इंटरनल पाइल में 4 ग्रेड होते हैं। हर ग्रेड में आप देखेंगे कि क्या क्या रोल है, कैसे कैसे ये होता है और उसका क्या सोल्यूशन है। एक ही पेज में ये सब डायरी में आप मेंटेन कर लीजिएगा और डायरी ऐसे बनाइएगा कि समझ लीजिए आप कोई महाकाव्य लिख रहे हैं। क्योंकि जितनी सुंदर डायरी होगी, कल के दिन होगा क्या कि जब आप वृद्धावस्था में होंगे, कब्र में पैर लटके होंगे, तो क्या होगा, आप अपने बेटे को बुलाएंगे कि बेटा ये है जो मैंने पढ़ाई करी, इसी कारण ये बंगला है, इसी कारण ये गाड़ी आई है, इसी कारण ही जो तुम लाइफ जी रहे हो, ये सब इसी कारण से डायरी के कारण। तो ये मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इससे सीखना और लोगों को दे के जाना। क्योंकि पुराने जमाने में आप नोटिस करेंगे जो वैद्य वगैरह होते थे वो लिख जाते थे और आप देखेंगे कि वही परंपरा उनके पूर्वजों से चलती चली आ रही। उनका बेटा भी वैद्य बन जाता, उसके बाद भी वैद्य बन जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनको थमा के चले जाते थे, कोई ऐसा ज्ञान जिससे वो लोगों को ठीक करता रहे। तो आप भी अगर इस सिस्टम में है तो सबसे पहले क्या करना है कि आप किसी भी बीमारी के पूरे डीप तक उसको समझ लेना, उसका क्या सोल्यूशन देना ये भी लिख लेना है। और एक बार अगर आपने बढ़िया से जानकारी ले ली तो मुझे नहीं लगता दोबारा आपको उस बीमारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। और कहीं भी आप दिल खोल के बिना किसी डाउट की आप लोगों को डील करना शुरू कर देंगे अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है, आपका नॉलेज आपने स्ट्रांग है। और कहा जाता है 21वीं सदी में जो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका ज्ञान।
और इस हथियार को हमेशा लोड करके रखना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ लोगों ने कुछ, हाँ, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, सब में यही देना है। और ग्रेड 4 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही हमारा जो गैनोडर्मा का कैप्सूल है, इसको देना है। ये क्या करेगा, जितना भी स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है उसको धीरे धीरे क्योर करना शुरू कर देगा। फाइबर किस चीज में ज्यादा पाया जाता है? फाइबर, चलिए तो देखिए, जितना भी हमारा फल फ्रूट या सैलेड वाला आइटम, इसमें सब में फाइबर होता है। और फाइबर आप देखेंगे शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। तो आपको क्या करना है कि फाइबर अगर आपको एक बल्क में चाहिए तो मार्केट में ईसबगोल की भूसी आती है, उसको खाना खाने के पहले आप भिगो के उसको, उसका शरबत बना के पी लीजिए, और सुबह देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रेड 4 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें समय लगेगा सर। खीरा, जो भी सीजनल सलाद है उसको भर भर के डेली खाना है। चाहे आप चुकंदर खाइए, टमाटर खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, खुद भी खाइए। तो हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे धुरंधर कनेक्टेड हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों का फाइल्स। राजेश कुमार ठाकुर जी, मास्क क्यों बढ़ जाता है? अरे सर, पूरी जो है रामायण हो गई, आप पूछ रहे हैं सीता जी कौन थी? मास्क क्यों बढ़ जाता है भैया? वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड इकट्ठा होता है तो होता क्या है कि वहां पर जब ब्लड इकट्ठा होगा तो वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। जब उस पर ठोकर लगेगी बार बार कॉन्स्टिपेशन के द्वारा, लगातार एक जगह खड़े रहने के कारण, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम लोग गीता प्रमनिक जी को हम लोग इनवाइट करते हैं आज के टेस्टिमोनियल की शुरुआत करने के लिए। तो गीता जी, आपके पास देखिए मैसेज जा रहा होगा, अनम्यूट का। और कृपया अपना जो भी टेस्टिमोनियल दीजिएगा तो अपना वीडियो ऑन करके दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है और ये यूट्यूब में डलता है। तो ये मौका भी ऑल ओवर इंडिया फेमस होने का, क्योंकि कब आपका रिकॉर्डेड वीडियो तो कहां भी देश के किसी कोने में भी भेजा जा सकता है। गीता परमिक जी, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा अनम्यूट का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कोलकाता से सविता मैम का टीम से बोल रहे हैं, और पाइल्स में जितने भी बोले हैं गजब का रिजल्ट है सर। जिसको जिसको दिए हैं, मतलब पाइल्स किट और